हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम 6 चैप्टर को पढ़ रहे थे। और जो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है वो है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। जो कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड इन्विसेजेस ए डुअल पॉलिटी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है और हमारे इंडिया में डुअल पॉलिटिकल सिस्टम है। डुअल पॉलिटी का मीन्स ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं उन दोनों को ही अपने अपने क्या है डिफरेंट डिफरेंट पावर्स दी गई हैं और डिफरेंट डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ये है कि मेनली डुअल पॉलिटी का मीन्स होता है कि जब जिस कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके बीच में क्या होता है, पावर का सेपरेशन होता है। दोनों को अपनी इंडिपेंडेंटली अपना काम करने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। और दोनों ही अपने हिसाब से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स है तो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए रूल बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए अगर उसे कुछ काम करना है तो उससे रिलेटेड रूल्स को बना सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डुअल पॉलिटी कहा जाता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दी गई हैं और अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो भी भारत का प्रत्येक नागरिक है उसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही नागरिकता का कॉन्सेप्ट है जिसे कि हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं और उसे हम इंडियन सिटीजनशिप भी कहते हैं। द सिटीजन्स इन इंडिया ओव एलिजेंस ओनली टू द यूनियन। ये कहा गया है कि भारत का जो भी प्रत्येक नागरिक है वो निष्ठा का भाव रखेगा अपने यूनियन के प्रति, मीन्स सेंटर के प्रति वो क्या रखेगा, निष्ठा का भाव रखेगा। देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। और हमारी इंडिया में क्या है, कोई भी स्टेट के बेसिस पर कोई भी सेपरेट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है जो कि हमें हमारी कंट्री के बेसिस पर मिलती है। और जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी मेंशन किया जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो क्या होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसके कि हम लोग किस स्टेट्स में रहते हैं, किस स्टेट में हमारा जन्म हुआ है। इससे हमारी जो कंट्री की आइडेंटिटी है, जो हमारी सिटीजनशिप है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज क्या है कि हमको कंट्री के बेसिस पर हमारी सिटीजनशिप दी जाती है, ना कि स्टेट्स के बेसिस पर। लेकिन कुछ ऐसी वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनको कि हम वो भी फेडरल कंट्रीज ही हैं कि जिनको जहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि वहाँ पे क्या है, डबल सिटीजनशिप दी जाती है और जिसको क्या कहते हैं, डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। इनमें क्या आते हैं, जैसे यूएसए और जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम डुअल सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ठीक है, in USA each person is not only a citizen of USA but also of the particular state to which he belongs। ये कहा गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो यूएसए, उसको क्या है, यूएसए का तो वो सिटीजन है ही, यानी कंट्री तो उसकी यूएसए है ही, इस बेसिस पर तो उसको क्या है, सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई ही जाएगी। बट इसके साथ ही साथ क्या है, वो सिटीजनशिप या वो सिटीजन या वो पर्सन यूएसए का जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में रहता है उसको उस बेसिस पर भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसीलिए क्या हो गया, उसको स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है और साथ ही साथ पूरे कंट्री की भी सिटीजनशिप मिलती है। इस प्रकार से जो हमारा यूएसए है यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पर क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। और वहाँ पे जो प्रत्येक सिटीजन है वो क्या करता है, ही ओज एलिजेंस टू बोथ एंड enjoys dual sets of right। वो क्या होता है, वो अपने पर्टिकुलर स्टेट और साथ ही पूरी कंट्री दोनों के प्रति क्या रखता है, निष्ठा का भाव रखता है। और साथ ही वो दोनों पॉलिटिकल सेट ऑफ राइट्स हैं, जो भी राइट्स होते हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हों, जो उनकी नेशनल यूएसए की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके द्वारा दिए गए हों, और जो दूसरे राइट्स हैं जो कि उससे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं, उनको वो दोनों
दोनों ही प्रकार के राइट्स को क्या करता है, एंजॉय करता है प्रत्येक सिटीजन। इसीलिए ये कहा गया है कि ही ओज एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉयज डुअल सेट ऑफ राइट्स। ठीक है, क्या करता है, यूएसए में प्रत्येक सिटीजन को क्या मिलते हैं, डुअल सेट ऑफ राइट्स, जिसमें कि डुअल सेट मीन्स दो सेट ऑफ राइट्स, जिसमें से कि एक ऐसे राइट्स हैं जो कि उसे एक सेट ऐसे राइट्स का एक सेट जो है वो उसे मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो यूएसए की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं जो राइट्स, और जो दूसरे राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो सिटीजन यूएसए के रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि जो यूएसए का जो प्रत्येक सिटीजन है वो क्या करता है, एंजॉय करता है डुअल सेट ऑफ राइट्स को। दिस सिस्टम क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कहा गया है कि जो ये डुअल सिटीजनशिप का जो सिस्टम है ये क्या करता है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की समस्या को उत्पन्न करता है। दैट इज ए स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन्स इन मैटर्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशंस एंड सो ऑन। जो इस बेसिस पर इसलिए कहा गया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा, क्योंकि इस बेसिस पर क्या हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के फेवर में क्या बना सकता है, पर्टिकुलर उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि जिसमें वो जैसे राइट टू वोट, तो वो क्या कर सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें निकाल सकता है कि जहाँ पर वो राइट टू वोट अपने पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन्स को ही दे। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, ऐसा हो सकता है कि कोई भी स्टेट ये कह दे यूएसए में कि किसी दूसरे स्टेट के जो सिटीजन हैं उनको क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिसेज में राइट्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उससे रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, ठीक है, और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं स्टेट्स में। इस प्रकार से बताया गया है कि ये जो डुअल जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करने वाला है। और जो ये प्रॉब्लम है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है, ऐसे स्टेट के बेसिस पर कोई समस्या ना आए कि किसी भी स्टेट में राइट टू वोट नहीं मिल रहा है या राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज नहीं है या किसी भी पर्सन को राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन अपने अकॉर्डिंग नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम को अपनाया गया है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए, इन सभी डिस्क्रिमिनेशन जो भी भेदभाव होते हैं स्टेट के बेसिस पर, इन सभी को हटाने के लिए क्या किया गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि कंट्री के बेसिस पर दिया जाता है। इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद इसमें लेकिन जो ये हमने ये सब पढ़ा कि क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो ये दिए गए राइट्स दिए गए हैं वो हर पर्सन को दिए गए हैं, और क्या सारे पॉलिटिकल राइट्स प्रत्येक सिटीजन को समान रूप से दिए जाएंगे चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। लेकिन ये जो हमारा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्या है, इसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं कि क्या क्या ऐसे अपवाद हैं कि जहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कुछ बेसिस पर, और इसको पढ़ते हैं। जो इंडिया है हमारा, वहाँ पे क्या है कि ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बॉर्न और रिसाइड इंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री। ये कहा गया है कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया में जो प्रत्येक सिटीजन है उसको चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता हो या फिर चाहे उसका बर्थ जो है वो किसी भी इंडिया की किसी भी स्टेट में हुआ हो, उन सभी सिटीजन्स को क्या किए जाएंगे, सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश में। और उनमें क्या होगा, किसी भी सिटीजन में, भारत के किसी भी नागरिक में स्टेट के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर क्या किया जाता है, थोड़े बहुत डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं है, ये क्या है कि कुछ जैसे जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, या फिर इंडिया के जो ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, जो एम्पावर्ड नहीं हैं, तो उन लोगों को समाज में एक उचित दर्जा देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे
प्रोविज़न किए गए जिससे कि क्या किया जा सके, जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी देश में आगे बढ़ाया जा सके और वो भी देश की उन्नति में अपनी भूमिका को निभा सके। इसीलिए क्या किया गया, कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए, ठीक है, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए जिससे कि जो समाज का जो निचला तबका है या ऐसे लोग हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स बनाए गए, उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए कि उन्हें क्या किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए इसी को कहा गया है कि यहाँ पे कुछ, हाँ, सबको समान राइट्स तो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि अगर हम समान करेंगे तो काफ़ी लोग तो इजीली काफ़ी अपनी अपनी सोशल जो उनका सोशल जो स्ट्रक्चर है और काफ़ी चीज़ें हैं उनमें क्या है, काफ़ी डेवलप्ड हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं, वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो क्या है, इसीलिए उन निचले तबकों को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन किए गए, जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेशन का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इंडिया में। तो हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे कि ऐसे क्या क्या स्पेशल, हम इनको वैसे डिस्क्रिमिनेशन ना कह के क्या कह सकते हैं कि ये हमारे इंडिया में स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो कि हमारे इंडिया के जो ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो लोग भी हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में अपना क्या कर पाएँ, अहम रोल निभा पाए, इसीलिए ये प्रोविजंस किए गए हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। इसमें जो पहला है वो है, द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस विद ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जो पार्लियामेंट है वो जो अंडर आर्टिकल 16 होता है, अंडर आर्टिकल 16 किस लिए होता है, आर्टिकल 16 में हम ये पढ़ते हैं कि क्या है कि जितने भी जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, हर सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ये हम आर्टिकल 16 में पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, रेजिडेंस के बेसिस पर किसी भी स्टेट में क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट्स के लिए उस वहाँ पर रूल बना सकती है, ठीक है, ताकि वहाँ के जो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उन लोगों को भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट में, अपनी जो भी यूनियन टेरिटरी है उसमें अपना क्या है, अपना उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है, वो भी अपना रोल निभा पाएँ। इसीलिए क्या किया गया है कि रेजिडेंस को एक बेसिस बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा कि अगर जो भी कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स के लिए, किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, लोकल अथॉरिटी में या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी हो जो कि स्टेट के अंदर हो, उसमें कहा गया कि और उसके लिए पार्लियामेंट ने बनाया द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957। इसके लिए क्या लाई, पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाई जो कि 1957 में जिसको अप्लाई किया गया, जो एक्ट आया था 1957 में, उसका नाम था द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957। और इसके थ्रू क्या किया गया कि ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रेस्क्राइब रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट, ठीक है, ये कहा गया उसके थ्रू जो पार्लियामेंट एक रेजिडेंस के बेसिस पर एम्प्लॉय स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरीज में जो भी उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोविज़न लाई जिसमें कहा गया कि जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनमें अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उनकी क्वालिफिकेशंस में क्या करना होगा, उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि उनको एक प्रॉपर रेजिडेंस की उन्होंने क्या कर दी, कंडीशन रख दी। कहा गया कि जो भी ये कहाँ पर अप्लाई हुई, ये हुई 4 स्टेट्स में उस टाइम पे अप्लाई की गई, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में। ये कहा गया कि जो भी इन 4 स्टेट्स की जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, वहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट किए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट होंगी आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया। मीन्स कि इसका मीन्स ये है, ये कहा गया कि वहाँ पर
आंध्र प्रदेश के लोगों को ही, या फिर हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही, मणिपुर है तो मणिपुर के ही लोगों को, त्रिपुरा है तो ऐसे लोग जो कि त्रिपुरा में ही रहते हो उनके लिए क्या किए गए, एम्प्लॉयमेंट में जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट थी वहाँ पर उनके लिए रेजिडेंस के बेसिस पर काफ़ी उनकी उनकी जो है उनकी भूमिका को बढ़ाया गया और सीटों को रिजर्व किया गया कि ऐसी क्वालिफिकेशन की गई कि वो उस स्टेट्स का ही रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एज दिस एक्ट एक्सपायर्ड इन 1974, लेकिन इसको क्या कर दिया गया 1975 में, 1974 में क्या था, 1974 में इसके जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट को एक्सपायर कर दिया गया, इसको रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब इस टाइम पे क्या है, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो ये रेजिडेंस के बेसिस पर हम नॉन गेजेटेड पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं या जो क्राइटेरिया रख रहे हैं वो अब इस प्रेजेंटली इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट्स में है, जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। वहाँ पर अभी भी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है वहाँ पर रेजिडेंस को एज ए क्वालिफिकेशन क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये कहा गया है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट आया था, आंध्र प्रदेश में जो ये कॉन्सेप्ट आया था, ये आया था आर्टिकल 371D इंसर्टेड बाय द 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। इसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। कौन सा आर्टिकल है आंध्र प्रदेश में, जिसमें कि रेजिडेंस को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में एक एज ए क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया गया था। उसमें क्या था, आर्टिकल 371D हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1973 में इंसर्ट किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये आर्टिकल 371D है इसी को जब स्टेट ऑफ तेलंगाना के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, जब 2 जून 2014 को क्या हुआ था कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वो बाइफरकेट होके वहाँ से क्या था कि तेलंगाना स्टेट बना था। तो तब से क्या हुआ, ये प्रोविज़न तेलंगाना के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 371D के थ्रू दिया गया था। ठीक है, बाय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू ये जो एज ए रेजिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन गेजेटेड पोस्ट में जो स्टेट में कर दिया गया है, उसके लिए क्या है, उसको आर्टिकल 371D के थ्रू, जो कि पहले केवल आंध्र प्रदेश के लिए था, ठीक है, अब उसको आंध्र प्रदेश के साथ ही साथ उसको तेलंगाना के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन अब जो मणिपुर और जो अभी हमने बात की थी कि त्रिपुरा था, मणिपुर था और हिमाचल प्रदेश था, वहाँ पर जो रेजिडेंस के बेसिस पर जो पहले ऐसा था कि वो पर्टिकुलर इन्हीं स्टेट्स के होने चाहिए, अब वहाँ पर इस चीज़ को रिवोक कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो हिमाचल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अब क्या है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग ही या फिर मणिपुर के लोग ही या त्रिपुरा के लोग ही अपने कंसर्न स्टेट की जॉब में अप्लाई कर सकते हों और बाहर के लोग ना कर सकते हों। अब ऐसा प्रोविज़न नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, जो आंध्र प्रदेश है और जो तेलंगाना है वहाँ पर अभी भी ये प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। उसके बाद हम सेकंड एक्सेप्शन पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 15 है वो क्या करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को प्रोहिबिट करता है। किस बेसिस पर, वो कहता है कि रिलीजन के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्या है, उसमें भी क्या है, रेजिडेंस के बेसिस पर, निवास के बेसिस पर ऐसा नहीं कहा गया है कि उस पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ इसीलिए इन्होंने क्या है कि रेजिडेंस को क्या एक पर्टिकुलर लेके रेजिडेंस से रिलेटेड स्टेट्स में उसमें काफ़ी अपने प्रोविजंस बना दिए, ताकि जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी स्टेट्स में अपनी जो है वो भी अपना पार्ट दे सकें स्टेट के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 15 जो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता
करता है। किस बेसिस पर करता है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन उसमें क्या है, उसमें ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस नहीं आता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। रेजिडेंस का ग्राउंड आर्टिकल 15 में नहीं आता है। तो इसी चीज़ के लिए क्या किया गया कि इसी कॉन्सेप्ट को ले लिया गया और इसी से स्टेट्स में जो भी क्या थे, अंडर प्रिविलेज लोग थे, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना दिए गए। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस टू इट्स citizens or residents in matters that do not come within the purview of the rights given by the constitution to Indian citizens। ये कहा गया है कि ये जो कहा गया कि रेजिडेंस के बेसिस पर कोई ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 15 में जो रेजिडेंस है वो नहीं आता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो रेजिडेंस के बेसिस पर अपने लॉज बना सकती है और वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिडेंस का ग्राउंड नहीं प्रोवाइड कराया गया है, तो इसलिए क्या किया गया, इसीलिए अपने अपने स्टेट्स ने कुछ रूल बना लिए कि रेजिडेंस के बेसिस पर हम क्या है कि हम ऐसे रूल बनाते हैं कि जिससे स्टेट्स के लोगों को ही यहाँ की सर्विसेज में क्या मिले, कुछ ऐसी सर्विसेज में उनको रिजर्व कर दिया गया कि हाँ, उनको क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए जाएं। और ये भी कहा गया कि जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने जो भी रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर क्या कर सकती है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में फीस में क्या कर सकती है, कंसेशन कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया क्या कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो गया डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। ए स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेजिडेंट्स। कोई भी स्टेट अपने अकॉर्डिंग प्रोविजंस बना सकता है और वो क्या कर सकता है, अपने रेजिडेंट्स को, अपने जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उसके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में क्या कर सकता है, फीस में कंसेशन अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकता है। ये क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो कि ऐसे एक्सेप्शंस जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस आर्टिकल 19 के थ्रू हमने जो स्पेशल प्रोविज़न किए हैं, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 इज सब्जेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है एंड रेजिडेंस है जो कि आर्टिकल 19 में हर किसी इंडियन सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इसमें भी क्या है कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके जो हितों की सुरक्षा करने के लिए कुछ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किए गए हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस इस जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस है इस आर्टिकल 19 में भी कुछ क्या है, कुछ चीज़ें रिजर्व रखी गई हैं। In other words, the right of outsiders to enter, reside and settle in tribal areas is restricted। ये हम कह रहे हैं कि अगर जो भी ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो आउटसाइडर्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उनको क्या होता है, उनको वहाँ पे कुछ बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, या फिर जो भी ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो आउटसाइडर्स हैं वो सेटल नहीं हो सकते, वो रह नहीं सकते। वहाँ पे कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं, किसके लिए, आउटसाइडर्स के लिए, ताकि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनका जो कल्चर है, उनकी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है और जो उनके कस्टम्स हैं और जो उनके मैनर्स हैं उनको क्या किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सेफ गार्ड किया जा सके, और जिससे कि उनका जो अपना ट्रेडिशनल वोकेशन है, जो भी उनका प्रोफेशन है और जो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका कोई शोषण ना कर पाए, कोई भी आउटसाइडर्स आके बाहर से किसी ट्राइबल एरिया में उनकी प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट ना कर ले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस है आर्टिकल 19 के अंडर, उसमें क्या किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस में कुछ छूट दी गई हैं, कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं, अदर सिटीजन्स के लिए किए गए हैं, कि जिससे कि इन ट्राइबल्स का जो हमारे इंडिया की क्या है, डिस्टिंक्ट कल्चर को शो करते हैं, डिस्टिंक्ट कस्टम को शो करते हैं, और उनके जो क्या है ट्रेडिशनल वोकेशन है उनको संरक्षित करने के लिए ये क्या किया गया, काफ़ी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। ये हमने इसमें पढ़ा।
उसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। जैसा कि ये तो मैं आपको काफ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा चुकी हूँ कि क्या था कि टिल 2019 द लेजिस्लेचर ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एम्पावर्ड टू। पहले क्या था कि अभी 2019 से पहले तक क्या था कि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो क्या था, एक स्टेट था, एक राज्य था और इसकी अपनी एक लेजिस्लेचर थी, यानी इसकी एक अपनी विधायिका थी जिसके पास अपने स्टेट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पूरी पावर थी। तो ये कहा गया है कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर की 2019 से पहले वहाँ की जो लेजिस्लेचर थी, जो वहाँ की विधायिका थी, उसके पास क्या क्या पावर्स थे उनको हम पढ़ेंगे, जिनको कि अब जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 जो कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसके थ्रू अब इन सबको रिवोक कर दिया गया है। लेकिन फिर भी 2019 तक जब ये जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तब इसको क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे, क्या क्या इसकी लेजिस्लेचर थी, क्या क्या किस चीज़ के लिए इसको एम्पावर किया गया था, ये हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर थी वो क्या कर सकती थी, वो जो अभी हम ये पढ़ेंगे इन चीज़ों में, इन चीज़ों को करने के लिए एम्पावर्ड थी, इन चीज़ों में अपने राइट्स बना सकती थी, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसमें पहला पॉइंट है कि डिफाइन द पर्सन्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट्स। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेचर थी, जो कि क्या थी, विधायिका थी, उसको इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड कर दिया गया था, इस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो क्या कर सकती है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनको क्या करेगी, डिफाइन करेगी, ठीक है, उनको उनको क्या करेगी, उनकी कौन कौन यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको डिफाइन करने की एम्पावर किसके पास है, उसकी सारी पावर, उसका सारा राइट किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास था, ठीक है। और जो ये जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेचर थी, उसके पास ये पावर था कि वो क्या कर सकती है, कोई भी स्पेशल राइट्स और जो भी प्रिविलेज हैं वो यहाँ के जो भी जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए वो क्या करती थी, स्पेशल राइट्स को प्रोवाइड करती थी, ठीक है। और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को यहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा। उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, उसमें पहला प्रोविज़न था एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। जो जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट थे उनके लिए ये कहा गया था कि वही लोग जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट होंगे उनको क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। बाहर के लोगों को जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट में क्या था, 2019 तक एम्प्लॉयमेंट देने का कोई प्रोविज़न नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट। और क्या था कि जो उनके लिए ये प्रोविज़न था कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। और ये प्रोविज़न किसके लिए था, परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए। अभी तक 2019 तक कोई भी इंडिया के अदर देन जम्मू एंड कश्मीर अगर किसी भी स्टेट से वहाँ पर जाता है तो किसी को भी राइट नहीं था कि वहाँ पर वो क्या कर सके, लैंड को बाई कर सके। कोई भी प्रॉपर्टी हम 2019 से पहले अगर जम्मू कश्मीर में जाए तो वहाँ पर हम लोग जो कि क्या है, थे तो इंडिया के ही सिटीजन, लेकिन कोई भी किसी भी स्टेट से जाएं जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। 2019 तक ये राइट था कि वहाँ पर सिर्फ वहीं के लोग जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। सेटलमेंट इन द स्टेट। और कहा गया कि जो सेटलमेंट है वो क्या है, परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए, उनके लिए उसको ऑथराइज कर दिया गया कि वो अपने अकॉर्डिंग स्टेट में सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर वो निवास कर सकते हैं। राइट टू स्कॉलरशिप्स एंड सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये ऐसा इसलिए किया गया था कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं उनके हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, जो उनके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट्स का इंक्रोचमेंट ना हो सके। और ये कहा गया कि जो भी है, जो ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट थी उनने क्या किए थे, स्टेट गवर्नमेंट्स ने राइट टू स्कॉलरशिप दिया था। और जो भी इस टाइप की जो भी एड्स थी, जो भी हेल्प थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती थी, ठीक है। और स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती थी वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट को टिल 2019 तक, जब तक कि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो क्या था, इंडिया का एक स्टेट था।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर आज यहीं पे कंप्लीट होता है। और जैसा कि हमने ये देखा था, इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि जो और ये सब जो प्रोविज़न किए गए थे, ये सब जो पार्लियामेंट है, सॉरी जो वहाँ की लेजिस्लेचर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें जो ये प्रोविज़न्स बनाए गए हैं, ये सब आर्टिकल 35A जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके प्रोविज़न के बेस पर हैं, ठीक है। ये जो सारे प्रोविज़न हमने पढ़े, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिए गए हैं? आर्टिकल 35A में दिए गए हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1955 था, उसके उसके थ्रू लाया गया था, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लेजिस्लेचर को जम्मू एंड कश्मीर की ये सब पावर्स दिए गए थे, ये सब राइट्स दिए गए थे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए जो ये आर्टिकल 35A था, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 में क्या था, एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। और जो ये ऑर्डर था, इसको क्या किया था, प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको क्या दिया गया था, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। जो आर्टिकल 370 था, जिसको कि अब प्रेजेंटली क्या कर दिया गया है, इसके प्रोविजंस को, काफ़ी प्रोविजंस को इनऑपरेटिव कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसको जो ये आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर को एक क्या किया गया था, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, उसको 2019 में अबॉलिश कर दिया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ठीक है। इस ऑर्डर के थ्रू क्या किया गया, आर्टिकल 370 के जो प्रोविजंस थे, जिसमें कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को एज ए स्पेशल स्टेटस क्या होगा, और स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, और इसको क्या किया जाएगा, एक स्पेशल स्टेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इन सभी प्रोविजंस को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो ये अभी हमने ऑर्डर बताया कि जो कब का था, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, ठीक है, जो उसकी एप्लीकेशन थी, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। और अब प्रेजेंटली जो क्या है कि जो भी रूल गवर्न होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जो कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उस बेसिस पर जम्मू एंड कश्मीर को गवर्न किया जाता है, ठीक है। और ये कहा गया है कि अब जो ये ऑर्डर था 2019 के थ्रू, इसके थ्रू क्या किया गया, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, उसको क्या है कि बाइफरकेट कर दिया गया, और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी, जिसमें पहली टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और दूसरी है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और अब क्या कर दिया गया है कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होंगे, जैसा कि ऑल ओवर कंट्री लागू होते हैं। और अब इसे क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। ये इसमें हमने पढ़ा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो क्या है, वो सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ ऐसा कौन सा और कंट्री है कि जिसमें क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी कंट्री है, एक और कंट्री है कनाडा। कनाडा भी क्या है, इंडिया की तरह ही वहाँ पर भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमने इसमें पढ़ा कि जो ये सिंगल सिटीजनशिप है, ये क्या करती है, यूनिफॉर्म राइट्स प्रोवाइड कराती है, सिर्फ कुछ केसेस को छोड़कर। जैसा कि अभी हमने ये सब पढ़ा कि किसी भी स्टेट्स में क्या है कि कुछ क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारी सोसाइटी के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको भी क्या किया जा सके, उनको भी एम्पावर किया जा सके, उनका भी डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। और ये बताया गया है कि जो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हमारी इंडिया में जो अप्लाई है, वो क्या करता है, लोगों में फ्रेटर्निटी की भावना को क्या करता है, प्रमोट करता है, भाईचारे को बढ़ाता है, और इंडिया में क्या करता है, यूनिटी को बनाए रखता है। और जो हमारा इंडिया है, वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बनता है, ठीक है, एकीकृत राष्ट्र बनता है।
लेकिन इसके बावजूद क्या है, इंडिया अभी भी क्या है कि कई बार हमारे इंडिया में आप देखते होंगे कि कम्युनल राइट्स होते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कास्ट वॉर्स हो जाती हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेस मीन्स कि भाषाई विवाद, भाषा के आधार पर विवाद हो जाते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग रीज़न के बेसिस पर, अलग अलग कल्चर के बेसिस पर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, वो क्या चाहते थे कि हमारी जो इंडिया है वो कैसे रहे, यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड नेशन की तरह रहे, और वहाँ पर क्या हो कि कोई भी ऐसा क्या हो जहाँ पर कोई किसी के संग कोई भेदभाव ना किया जाए, जाति के आधार पर किसी के संग कोई भेदभाव ना किया जाए, लोग क्या हो धर्म के आधार पर आपस में क्या है लड़ाई झगड़ा ना करें, और क्या हो कि कोई भी ये कम्युनल बेसिस पर जो राइट्स होते हैं वो ना हो। तो कहा गया है कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिससे ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के द्वारा कि हमारी जो इंडिया है उसकी यूनिटी क्या है बनी रहे, और हमारे इंडिया में जो है फ्रेटर्निटी, लोगों के बीच में भाईचारा हमेशा बना रहे। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि जिसके थ्रू हमने समझा कि किस प्रकार से हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिवेलेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।